प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार यादव, पीजीटी कॉमर्स, रेलवे स्कूल नैनपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन विषय में अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि प्रबंध के निश्चित सिद्धांत हैं, इस कारण से इसे विज्ञान कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है। तो प्रबंध के सिद्धांत के संबंध में इस विषय में हमें दो महत्वपूर्ण विद्वानों हेनरी फेवल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा कौन कौन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उनका अध्ययन करने के लिए सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रबंध के सिद्धांतों की अवधारणा को समझेंगे। आज जिस प्रकार से व्यवसाय बड़े बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है, एक व्यवसाय का कारोबार किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित न रहते हुए राज्य और राज्य से देश, देश से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है। बड़े बड़े व्यवसायों ने आकार ग्रहण कर लिया है। मल्टीनेशनल कंपनियों की बाढ़ आ चुकी है, जिनका कारोबार पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। बहुत सारे देशों में उनके कारखाने होते हैं, उनके माल का विक्रय किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन संगठनों में प्रबंध की कार्य किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने में एवं प्रबंधकों को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसके संबंध में विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यदि इन दिशा निर्देशों का पालन एक प्रबंधक के द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है, तो वह अपने व्यवसाय का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। पहला, सार्वभौमिक अनुकूलता। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आज व्यवसाय दुनिया के प्रत्येक देश में फैल चुका है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने कारोबार को पूरी दुनिया भर के देशों तक पहुंचा चुकी हैं। प्रत्येक देश में उनका माल बेचा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो प्रबंध को अपनाया जाता है, वो प्रत्येक देश में अपनाया जा रहा है, अर्थात पूरी भूमि पर इसका उपयोग किया जा रहा है। यह उपयोग व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों में यह गुण विद्यमान है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था तथा गैर व्यावसायिक संस्थाओं में शिक्षण संस्थाएं, खेल का मैदान, कृषि फार्म, क्लब आदि सामाजिक संस्थाएं आती हैं। सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग कर रही हैं, जिससे कि वे अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करने में सफल हो पाती हैं। दूसरा, सामान्य मार्ग निर्देशन। प्रबंध के सिद्धांत भौतिक एवं रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं होते, जिन्हें कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाया जा सकता है और हर स्थिति में वे खरे उतरते हैं। जबकि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन के सिद्धांत होते हैं, गाइडलाइन होती है, जिन्हें कि कठोरता से लागू नहीं किया जाता, जिस प्रकार से विज्ञान सिद्धांत कठोरता से लागू होते हैं। इन सिद्धांतों का परिस्थितियों के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। किसी सिद्धांत का उपयोग करना न करना प्रबंधक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात ये सिद्धांत लचीले होते हैं, इनमें कठोरता से पालन करना आवश्यक नहीं होता है। परिस्थितियों के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में तीसरी प्रकृति में अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। जिस प्रकार से विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगशाला में प्रयोग करके स्थापित करके दिखाए जा सकते हैं, सिद्ध करके दिखाए जा सकते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध के सिद्धांतों को नहीं करके दिखाया जा सकता। इन सिद्धांतों का निर्माण परिस्थितिवश हुआ है कि जब व्यवसाय संबंधी कार्य करते समय व्यवसाय के संचालकों के, प्रबंधकों के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हुई, तो उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। इसके संबंध में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया गया, शोध कार्य किए गए, जिनके माध्यम से उनका समाधान प्राप्त हुआ और इन्हीं का
समाधानों का जो हम उपयोग करते हैं इन्हें ही प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। अर्थात विभिन्न समस्याओं का जो उपचार करने का साधन खोजा गया वही प्रबंध के सिद्धांत बन गए हैं। चौथी प्रकृति में लोचशीलता। प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं। ये अंतिम सत्य नहीं है। जैसे जैसे दुनिया भर की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं और पुराने सिद्धांतों में भी सुधार किया जा रहा है और नए नए सिद्धांतों का जन्म भी हो रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील हैं, इन्हें स्थायी नहीं कहा जा सकता। अतः प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति के हैं जो कि परिस्थितियों वश बदलते रहते हैं। कोई सिद्धांत नया बन जाता है और पुराना खत्म हो जाता है। पांचवा बिंदु मुख्यतः व्यवहारात्मक। प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से होता है। ये सभी संगठनात्मक स्तर पर काम कर रहे लोगों में अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि सभी लोगों का कार्य इस प्रकार से हो कि वे दूसरे व्यक्तियों के कार्य में मददगार सिद्ध हो सकें। उनके कार्यों में सुविधा उपलब्ध कराना, उन्हें मदद उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य होता है। और ये सभी लोगों के कार्य जब संपन्न होते हैं तो संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, जो कि हमारे प्रबंध का उद्देश्य होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत मानवीय व्यवहार से संबंधित होते हैं और व्यवहारात्मक होते हैं। छठवां, कारण एवं परिणाम में संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात ये बताते हैं कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी कार्य को इस ढंग से, किसी विशिष्ट तरीके से किया जाए तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ परिणाम दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। अर्थात सफलता भी मिल सकती है और असफलता भी प्राप्त हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन हमें इन प्रबंध के सिद्धांतों से प्राप्त होता है। सातवां बिंदु है अनिश्चित। जैसा कि अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील प्रकृति के हैं, परिस्थितिवश इनमें बदलाव होता है, कोई सिद्धांत खत्म हो जाता है, कोई नया सिद्धांत जन्म लेता है। अतः प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, इनका निर्धारण परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार ही इनमें से किस सिद्धांत का लागू किया जाना चाहिए और किसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, यह परिस्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाना प्रबंधक का दायित्व होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं उनका क्या महत्व होता है, उनसे क्या लाभ होता है, यहाँ पर इसे समझाया गया है। पहला, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करना चाहिए। उसके पहले जिन प्रबंधकों के द्वारा कार्य किया गया है, यदि उनके द्वारा कोई गलतियां की गई थी तो उन गलतियों के संबंध में क्या परिस्थितियां थी जिनके कारण उसे गलती माना गया, वो सिद्धांत क्यों असफल सिद्ध हुआ, इसे जानना आवश्यक होता है। इन सिद्धांतों के और गलतियों की जानकारी प्राप्त हो जाने से हम सही रास्ते का निर्धारण कर सकते हैं और ठीक समय पर हमें जानकारी प्राप्त हो जाए, मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो संसाधनों के अपव्यय को रोका जा सकता है। और जब संसाधनों का अपव्यय रुकता है तो संगठन अपने परिणामों को मितव्ययी ढंग से प्राप्त कर ले जाता है, अर्थात कुशलता उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, कुशलता शब्द, ठीक है, आप सभी को याद ही होगा। कुशलता का क्या अर्थ होता है, अपने लक्ष्य को या परिणाम को कम से कम खर्च पर प्राप्त कर लेना कुशलता कहलाता है। और प्रभावपूर्णता क्या होती है, खर्च कितना भी हो जाए लक्ष्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अर्थात यहाँ पर व्यय को महत्व नहीं दिया गया है। तो प्रबंधक ये प्रयास करता है कि उसे परिणाम हमेशा कम से कम खर्च पर प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरा महत्व है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन। प्रत्येक संगठन में विभिन्न भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भौतिक संसाधन से आशय एक संगठन में उपयोग किए जाने वाले माल, मशीन, धन आदि
से होता है और मानवीय संसाधन से तात्पर्य यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से होता है। हम जब संगठन में कार्य करते हैं तो वहाँ पे मानवीय संसाधनों के द्वारा भौतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वे संसाधन अपव्यय होने से रुक जाएं। उनका आवश्यकता अनुसार ही उपयोग होना चाहिए, जिससे कि हम कम से कम लागत पर अपने उत्पादन कार्य को कर सकें। तो प्रबंधक को इस प्रकार से कार्य करने की व्यवस्था बनानी चाहिए कि उसके पास में उपलब्ध समस्त संसाधन मानवीय हो या भौतिक हो, उनका अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए, जिससे कि प्रशासन प्रणाली प्रभावी सिद्ध हो सके। तीसरा, वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ होता है संतुलित निर्णय लेना, अर्थात भावनाओं में न बहकर हम किसी भी विषय पर तोल मोल करके परिस्थितियों के अनुसार आकलन करके सही मार्ग का चयन करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो हमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि किसी प्रबंधक के द्वारा भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया जाए तो उसमें सफलता संदिग्ध हो जाती है। हो सकता है कि हम असफल भी हो जाएं। इसलिए हमें निर्णय लेते समय हमेशा वैज्ञानिक ढंग से सोचना चाहिए, पक्ष विपक्ष पर विचार करना चाहिए और उसके आधार पर ही निर्णय तक पहुंचना चाहिए। चौथा, बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। आज जिस प्रकार से कारोबार तेजी से बदल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे कि अभी भारत और चीन के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले दो देश हैं, दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देश हैं। जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति निर्मित हुई और भारत के द्वारा चीन के साथ में कारोबार को किस प्रकार से किया जाए, इसके संबंध में विभिन्न स्थिति उत्पन्न हो रही हैं। चीनी सामानों का, उसकी सुविधाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। इससे व्यवसाय में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से वातावरण बदलाव होता है और कितनी तेजी से बदल सकता है। सिर्फ कुछ 2-3 महीने के अंदर हम ये देख सकते हैं कि चीन के खिलाफ इतने सारे देश एकजुट होकर विरोध करने लगे हैं और चीन के कारोबार को बड़ा भारी धक्का लगा है, उसके कार्य में दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियों में जहां वातावरण बहुत ही तेजी से बदलता है, वहां पर वही संस्था या व्यावसायिक संगठन जीवित रह सकता है या विकास कर सकता है, जो कि तेजी से बदलते हुए वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जैसे कि जब भारत में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ, कोविड-19 का संक्रमण होना शुरू हुआ, तो हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाने लगी, जिसके बारे में अधिकतर लोगों के द्वारा कभी सुना भी नहीं गया था। न हमारे देश में इसका इतना उत्पादन था कि हमारे देश की प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो सके। तो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा देश में सैनिटाइजर का, मास्क का, पीपीई किट का उत्पादन करने के लिए यूनिटें स्थापित की गई, कार्य शुरू हुआ और आज हमारा देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ दुनिया भर को इनका निर्यात करके पैसा भी कमा रहा है। तो इस प्रकार के वातावरण में जो संगठन अपने अंदर इस प्रकार का बदलाव ला सकता है कि वो दुनिया की सारी बदली हुई परिस्थितियों में भी चलता रह सके, वही जीवित रह सकता है। तो जो प्रबंधक इस प्रकार के बदलती हुई परिस्थितियों को भांप कर उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, वो अपने बिजनेस को आगे चलाते रहने में सफल होता है। पांचवा, सामाजिक वातावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। इसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, पर्यावरण की रक्षा करना, अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का निर्माण करना, पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति करना आदि आते हैं। तो जब प्रबंधक अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाता है तो वो कम से कम खर्च में अधिक उत्पादन कर पाता है। जब ज़्यादा लाभ होता है तो कारोबार का विस्तार होता है। कारोबार का विस्तार होने से नए लोगों को रोजगार प्राप्त होता है
आय में वृद्धि होती है, अधिक मात्रा में वस्तुओं की पूर्ति की जा सकती है, क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा हम अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, इसके अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का भी निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार एक अच्छा प्रबंधक अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उचित मूल्य पर और हर समय उपलब्ध कराने में सफल हो सकता है। इसके बाद में छठवां बिंदु है प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षण एवं शोध। प्रबंध के सिद्धांत से हो रहे लाभ शोधकर्ताओं को उनमें नए नए सुधार करने की प्रेरणाएं देते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितियों के अनुसार लगातार बन रहे हैं, उनमें सुधार हो रहा है, कुछ सिद्धांत लुप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार से जो शोध करता है अलग अलग परिस्थिति में कौन से तरीके अपनाने से व्यवसाय में लाभ होता है, उनको प्रयत्न करके नए नए तरीके अपना प्रयास करके देख रहे हैं, उपयोग करके देख रहे हैं। इसमें जो तरीका सफल हो जाता है वही एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। अतः प्रबंधकों का दृष्टिकोण इस प्रकार का बन चुका है कि वे जाने अनजाने कुछ न कुछ नया करने में, नए तरीकों को अपनाने में लगे रहते हैं। उनकी सफलता से नए नए सिद्धांत उपलब्ध हो रहे हैं, जिनका प्रबंध की शिक्षण संस्थाओं में उपयोग करके प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रकार से हमने प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति एवं प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है इसके संबंध में पढ़ा है। धन्यवाद।